यूट्यूब चैनल राहुल सरदार त्रिवेदी। तो बच्चों, चलती हुई श्रृंखला जो हमारी चेन चल रही है इपिथेलियल टिश्यू की, इसमें आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ लेक्चर की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू क्या होता है, इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी काइंड्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। मॉडिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल ऊतकों का रूपांतरण। अब ये रूपांतरण क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सेल्स या टिश्यू किसी विशिष्ट कार्य के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, जब हम इसे बोलते हैं मॉडिफाइड। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम की। मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम, घनाकार इपिथेलियल ऊतकों के रूपांतरण। घनाकार इपिथेलियल ऊतकों के रूपांतरण, इनके रूपांतरण होते हैं बेटा दो। ये दो तरीके से मॉडिफाइड होता है। एक, जब ये मॉडिफाइड होता है तो बनता है सीलिएटेड इपिथेलियम या सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और दूसरा होता है ब्रूस बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। पहला क्या बताया मैंने, सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। दूसरा क्या होता है, ब्रूस बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब अगर हम पहले की बात करें कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो है, घनाकार उपकला ऊतक जो है, उसे कब हम सीलिएटेड कहते हैं और कब हम इसे कहते हैं ब्रूस बॉर्डर्ड। पहली बात। दूसरी बात कि क्यों ये अपने आप में मॉडिफाइड हुए, शरीर को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जिसकी वजह से क्यूबॉइडल इपिथेलियम में बदलाव हुआ, रूपांतरण हुआ। तो चलिए पहली बात करते हैं किसकी, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो सबसे पहले तो अपन क्यूबॉइडल की बात करें। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोशिकाएं इस प्रकार से क्यूब के आकार की हो, सिंगल लेयर्ड हो, रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकार के ऊतक क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहलाते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर डेलिकेट, जिस पर कि क्यूब लाइक सेल्स रेस्ट कर रही हैं, अब ये बन गया क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब बात आती सीलिएटेड। तो इनके ऊपरी सिरों पर इस प्रकार से जब सिलिया निकल आते हैं, ऐसे जब इनके ऊपरी भागों पर इस प्रकार से सिलिया निकल आते हैं तो हम इनको कहते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, इनका मॉडिफिकेशन हुआ कि इनके खुली सतह पर, जो सतह एटमॉस्फेरिक सरफेस की तरफ थी,
या जो सतह फ्लूइड की तरफ थी उधर इनमें सिलिया बन जाते हैं और इनमें सिलिया लगते ही अब ये हो जाते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्लियर हुआ? सिलिया और हेयर लाइक structure arises with the outer surface of cuboidal cells. सिलिया और ये सिलिया है, हेयर लाइक structure arises on outer surface of cuboidal cells। तब इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तब हम इसे बोलते हैं ciliated cuboidal epithelium। छोटी सी बात कि अगर खुली सतह पर, बाहरी सतह पर सिलिया या रोम सदस्य रचनाएं बन जाती हैं तो क्यूबॉइडल यानी घनाकार इपिथेलियम ऊतक को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम। अब देखो दूसरी बात देखो, कई बार क्या हो सकता है कि जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, इन्हीं में से कोई एक सेल उठा ले। अब इनमें से जितनी भी सेल है ये अकेला सिलिया भी हो सकता है किसी सेल में, तभी सिलिएटेड इपिथेलियम। एक कंडीशन और क्या बन रही है कि अगर सिलिया जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में बने हैं ऐसे पंच के समान है ऐसे, तो ये क्या होंगे? तब भी ये सिलिएटेड इपिथेलियम है। यानी नंबर ऑफ सिलिया one or few in single cells, एक कोशिका में इनकी संख्या यानी सिलिया की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अब मुद्दा यह आया कि क्यूबॉइडल इपिथेलियम आखिर इसमें बदला क्यों, इस पर सिलिया लगे क्यों? ये सिलिया इस तरीके से चलते हैं ऐसे, और चल करके पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन स्पेशल डायरेक्शन। काम क्या है इनका? फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्पेशल डायरेक्शन। मटेरियल इन स्पेशल डायरेक्शन, इनके द्वारा पदार्थों का संवहन एक निश्चित दिशा में किया जाता है। अब ये पाए कहां कहां जाते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, यानी फाउंड इन या ऑकरेंस। तो ये पाए जाते हैं कहां कहां पे पाए जाएंगे? ये एक तो ये पाए जाएंगे नेफ्रॉन्स। ये क्या होती है? ये किडनी के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, ट्यूब जैसी रचनाएं होती हैं, उनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो वहां पर यूरिन का जब फिल्ट्रेशन होता है तो एक निश्चित डायरेक्शन में पदार्थों का संवहन किया जाता है। दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसका क्या मतलब है? श्वसन नलिका। श्वसन नलिका में भी ये उपस्थित रहती है और नाजल फ्लूइड या एयर को अंदर इनहेल करने में हेल्प करती है। तो बच्चों ये है हमारा, क्या बताया मैंने आपको, क्या बताया? ये है हमारा सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर
ब्रूस मॉडल अब बेटा बात करते हैं हम लोग नंबर 2 यानी ब्रूस मॉडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये जो ब्रूस मॉडल के पहले तो बात समझो कि ब्रूस मॉडल क्या है। ब्रूस देखा है, मंजन करने वाला ब्रश, पॉलिश करने वाला ब्रश। क्या होता है उसमें बहुत सारे जो हेयर्स होते हैं वो सारे हेयर्स एक ही जगह से निकले हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही ये जो सेल्स होती हैं ये भी इसी प्रकार से दिखाई देती है। अब देखो इनका जो फ्री सरफेस है, जैसे हम मान लें कि एक क्यूब सेल है, फिर वही क्यूब सेल्स है, ऐसे मॉडिफिकेशन पर ध्यान दें, क्यूबॉइडल पर नहीं, क्यूबॉइडल अपन पढ़ चुके हैं। इनकी जो फ्री सरफेस होते हैं वो इस प्रकार से फोल्डेड होते हैं ऐसे। तो सेल्स जो होती है वो हमें कैसे दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है बेटा, ब्रूस की तरह दिखाई देती ऐसे। इसलिए इनको हम बोलते हैं ब्रूस मॉडल एपिथेलियम। कहने का मतलब हमारे ये हुआ कि कोशिका की जो बाहरी सतह है ये बार बार फोल्डेड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है ऐसे। ऐसे इस कोशिका पर ऐसे उभार पाए जाते हैं ऐसे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोवेलाई। कैसे हो गए ऐसे, देखो यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। इनके जो फ्री सरफेस होते हैं वो इस प्रकार से ऐसे पाए जाते हैं और इसको हम कहते हैं माइक्रोवेलाई ऐसे, राइट। तो जब माइक्रोवेलाई इन पर पाया जाए या आउटर सरफेस बार बार ऐसे फोल्ड हो जाता है तब ऐसे क्यूबॉइडल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ब्रूस मॉडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये मॉडिफिकेशन। अब देखिए ये ऐसा किया क्यों इन्होंने, ऐसा करने से जो बाहरी सतह थी वो ज्यादा सतह कम जगह में इकट्ठा हो गई। किसी जैसे साड़ी होती है ना लंबी, अब उस लंबी साड़ी को आप बार बार फोल्ड कर दो तो छोटी सी हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अब ओवरऑल इनका अगर कहीं फंक्शन पूछा जाए, अगर इनका फंक्शन पूछा जाए तो इनका फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। पदार्थों का स्राव या पदार्थों के अवशोषण के लिए कोशिकाओं को अतिरिक्त सतह की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार के ऊतकों की बाहरी सतह बार बार फोल्ड होती है और अब इनको हम कहते हैं ब्रूस मॉडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर हुई बात। फ्री सरफेस ऑफ द सेल, फ्री सरफेस of the cell have minute finger-like projection called microvilli। बाकी बातें मैंने ओरली यहाँ पे समझाई आपको। इनका मेन इस प्रकार के ऊतकों के मॉडिफिकेशन का जो मेन उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य है क्या, सरफेस एरिया को बढ़ाना। अब ये कहां पर पाई जाएंगी या फंक्शन क्या है इनका, अभी क्या बताया, इनका मेन फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स। पदार्थों का स्राव करना और पदार्थों का अवशोषण करना, ये इनका मुख्य काम होता है।
अब बात यह आती है पाई कहां कहां पे जाती है, यानी फाउंडिंग। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी, फिर वही बात नेफ्रॉन्स, ब्रक नलिकाओं, नेफ्रॉन्स की हिंदी होती है ब्रक नलिका में ये पाई जाती है। इसके अलावा थायरॉइड फॉलिकल्स, ये थायराइड ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती, वहां पर ये पाई जाती है। जर्माइनल इपिथेलियल सेल ऑफ टेस्टिस, वृषण में पाई जाने वाली जर्मिनल इपिथेलियल कोशिकाओं या ऊतकों में इस प्रकार से मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। तो बच्चों अब ये हम यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू मॉडिफिकेशन यानी कॉलमनर इपिथेलियम के मॉडिफिकेशन पे बात करेंगे। अब बेटा हम लोग बात करेंगे सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, ये भी मॉडिफिकेशन है। अब की बात किसका मॉडिफिकेशन है? कॉलमनर इपिथेलियम यानी स्तंभी इपिथेलियम का। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर यह बता दूंगा, पुरानी बात याद दिला दूं आपको कि जब कोशिकाएं खंबे के आकार की हो, स्तंभ के आकार की हो, तो इस प्रकार के ऊतक को स्तंभी इपिथेलियम कहते हैं। If the cells are columnar shape, column shapes, rest on the basement membrane और इनका न्यूक्लियस बेस में हो इस प्रकार, तब हम इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? कॉलमनर इपिथेलियम। अब सिलिएटेड इपिथेलियम, फिर वही बात आ गई जो अभी क्यूबॉइडल में बताई थी, वही बात यहां पर फिर आ गई कि अगर इनके स्वतंत्र सिरों पर आउटर सरफेस पर इस प्रकार से सिलिया उपस्थित होते हैं तो ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। ठीक, if cilia present on columnar epithelium then that tissue is called the ciliated columnar epithelium। अब फिर वही दो क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या कि ये कहां पाए जाते हैं? तो शरीर के जितने खोखले ऑर्गन्स हैं, होलो ऑर्गन्स फाउंड इन द या अकर्स इन द होलो ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। या मोस्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन नलिका के अधिकतर भागों में ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? जब ये अंडवाहिनी में पाए जाते हैं तो अंडे को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करते हैं। और जब ये कहां पाए जाएंगे? कहां पाए जाएंगे? जब ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन नलिका में पाए जाएंगे तो ये म्यूकस को, नाक निकलती है ना, नाक से नाक निकलती है, वो म्यूकस को एक दिशा से दूसरी दिशा में या निश्चित दिशा में भेजने का काम करते हैं। बात समझ में आई? ये ऐसे सिलिया चलेंगे और ऐसे सिलिया चलेंगे तो पदार्थ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे लास्ट मॉडिफिकेशन यानी ग्लैंडुलर इपिथेलियम की बात करेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे ग्रंथिल इपिथेलियम या ग्लैंडुलर इपिथेलियम की। यह भी इपिथेलियम का एक रूपांतरण है। जब इपिथेलियल टिश्यू में पाई जाने वाली कोशिकाएं पदार्थों का स्राव करने लगे तो ऐसे इपिथेलियल टिश्यू को हम कहते हैं ग्रंथिल इपिथेलियम ऊतक।
वैसे ग्रंथिल का क्या मतलब है? गांठ। ग्रंथिल का क्या मतलब है? गांठ। यानी जब एपिथेलियल कोशिकाएं एक जगह ऐसे बंच के रूप में बन जाए और इनके द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार के पदार्थ का स्राव किया जाए, कोई पदार्थ यहां से निकाला जाता है, स्रावित किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, तो इस प्रकार के टिश्यू को हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स बना ले। Epithelial cells modified as the gland and secreted few substance. Then that epithelial tissue is called glandular epithelium. अब ये जैसे मैंने क्या कहा कि वंश बना लेते हैं, कई बार ये मोनोसेलुलर भी होते और कई बार ये मल्टीसेलुलर भी होते। दे आर यूनिसेलुलर, जैसे ये। अब कुछ कोशिकाएं ऐसे होती, इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे। यहां से पदार्थों का सिक्रीशन होता है, तो ये यूनिसेलुलर होगी। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स। क्या नाम बताया? गॉबलेट सेल्स। ये क्या है? ये सेल तो एक ही है, लेकिन सिक्रेटरी नेचर होने के कारण इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम में इंक्लूड किया गया। क्लियर हुआ बात? क्या सिक्रीट कर रही? म्यूकस। क्या सिक्रीट कर रही है? म्यूकस। तो कभी कभी ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं कैसे हैं? ये यूनिसेल होते हैं एंड दे सिक्रीटेड म्यूकस। कभी कभी ये मल्टी सेल्ड भी होती है, यानी जैसे ये बना हुआ है, ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, ये बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर है, अर्थात कभी कभी ये बहुकोशिकीय होती है। यानी इफ ग्लैंडुलर टिश्यू मेड अप ऑफ विद अ बंच ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, देन दैट टाइप एपिथेलियम इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे इसका एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि और भी तमाम सारी ग्लैंड्स, जैसे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड बोले तो पसीने की ग्रंथियां। मिल्क ग्लैंड, जैसे स्तन ग्रंथियां। ये सब क्या? ये सब मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय ग्रंथिल एपिथेलियम के एग्जाम्पल है। इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और भी इनके उदाहरण हैं। सीबेसियस ग्लैंड आमाशय आंत्र में पाई जाने वाली, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। अब यहां पर एक बात और समझें कि मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, इसका क्या मतलब? इन ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ के स्राव के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है एक्सोक्राइन और दूसरी होती है इंडोक्राइन। एक होती है एक्सो माने बाहरी और क्राइन मीन्स होता है सिक्रीशन, दूसरा होता है इंडो मीन्स अंदर और क्राइन मीन्स श्रावण या सिक्रीशन। अगर ग्रंथिल ऊतकों के द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर निकलता है तो हम इसे बोलते हैं एक्सोक्राइन,
और एक्सोक्राइन कैनाल में कौन कौन सा आ जाएगा? टीयर्स ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, आहार नाल के से सिक्रीशन वाली जितनी भी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। म्यूकस सीक्रेटरी जितनी ग्लैंड होती हैं वो सब एक्सोक्राइन होती हैं। सलाइवा सीक्रेटिंग जितनी ग्लैंड होती हैं वो सब एक्सोक्राइन होती हैं। ऑयल ग्लैंड्स, मिल्क ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन। टीयर ग्लैंड, अश्रुग्रंथियां, मिल्क ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड, तेल ग्रंथियां आदि। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इनका जो सीक्रेशन होता है वो केवल किस में होता है? ब्लड में होता है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये सारी की सारी ग्लैंड डक्टलेस होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती और इनके द्वारा सीक्रेटेड पदार्थ सीक्रेटरी सबस्टेंस कॉल्ड हार्मोन्स। तो हार्मोन सीक्रेट करने वाली जितनी भी सेल होती, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसके उदाहरण पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब एंडोक्राइन के उदाहरण होते हैं। ऐसे तो ये थे बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में नई बात के साथ।